जैसे आप सभी को पता है कि कोई भी इंसान अपने सर की पगड़ी को कभी भी उतारना नहीं चाहेगा या अपनी पगड़ी को किसी को देना नहीं चाहेगा। इसी तरह से जम्मू और कश्मीर हमारे सर का ताज है, हमारे भारत का ताज है, लेकिन उस पर एक धब्बा है पीओके। तो बहुत लोगों को नहीं पता कि पीओके क्या है, और हर बार जब भी इलेक्शन आते हैं तो पीओके का मुद्दा गर्म हो जाता है। तो पीओके है क्या, एलओसी क्या है, भारत का बंटवारा किस तरह से हुआ था, और दूसरी बात यह है कि क्या हम पीओके को ले सकते हैं। अब इन्हीं सब चीजों के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, और इसको हम समझाएंगे बहुत ही आसान भाषा में। सबसे पहली बात तो आप ये जानिएगा कि जब हम लोग गुलाम थे अंग्रेजों के, तो इन्होंने तभी फूट नीति डालना शुरू कर दी थी जब इनको पता लग गया था भैया तुम्हारा चारा तो चलेगा नहीं, इन्हें बांट के जाओ। तो उस टाइम पे एक जनरल हुआ करते थे जिनका नाम था माउंटबेटन। अब इनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई कि भैया जाने से पहले तुम्हें सारी व्यवस्था बना के जानी है, इनको बंटवारा करवा के जाना है, इनका संविधान बन जाए फिर आ जाना तुम। वैसे ये भारत में रहना चाहते थे, इसकी भी एक अलग कहानी है, कभी फिर बताएंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। तो माउंटबेटन को जिम्मेदारी दी गई, इन्होंने विदेश से, ब्रिटेन से मंगाया एक बंदा, और जिसका नाम था रेडक्लिफ। अब रेडक्लिफ बहुत ही मजाक भी है, हंसी भी आएगी, गुस्सा भी आएगा, और बड़ी सीरियसनेस भी आएगी। बड़े ध्यान से सुनना। रेडक्लिफ एक लॉयर थे, बाद में पेशे से जज थे। तो भाई ना तो रेडक्लिफ कभी भारत आए, ना उन्होंने कभी ढंग से भारत का नक्शा देखा, ना भूगोलीय रूप से ज्योग्राफिकली तरीके से उनको पता कि किस तरह से बांटेंगे। इनको बोल दिया भाई तेरे पास 5 हफ्ते का टाइम है, कैसे भी करके इसके बांट के दे, मुझे नहीं पता, और ये मुद्दा यूएनओ में नहीं जाना चाहिए, है ना। तो इससे बचना चाहता था ब्रिटेन कि भाई थू थू ना हो जाए हमारी, ठीक है। तो भाई अब हुआ क्या कि भाई इसको दे दिया। अभी कहे यार मैं कैसे बांटू, मेरे को तो पता ही नहीं है। अब इनको 2 जज दिए गए थे, क्या कहते हैं, पाकिस्तान के, और 2 जज दिए गए थे इंडिया के। हालांकि जब भारत पाकिस्तान का ये क्लियर हो गया था कि भाई हाँ भारत पाकिस्तान का बंटवारा होगा और आज़ाद हो गए थे, बहुत लोगों को नहीं पता था कि हम किस तरफ जाएंगे, बस हाँ एक आज़ादी की खुशी थी। तो अब इनको जब दिया गया, इन्होंने भैया अपने नोट्स वोट्स बनाए कि भाई भारत और पाकिस्तान को अलग करना है। तो हुआ क्या कि इन्होंने यहां पे एक ऐसे करके ये लाइन बना दी, ठीक है, और एक यहां लाइन बना दी। देखिए आप ध्यान सुनिएगा, जो लाल रंग की लाइन है ये दिखाती है कि ये पाकिस्तान है, ठीक है, ये यहां पे भी पाकिस्तान है और यहां पे भी पाकिस्तान है, ठीक है। अब इन्होंने ये यहाँ पे लाइन लगा दी। लेकिन जब भारत आजाद हुआ था तो बहुत लोगों को ऐसा लगा था कि लाहौर जो है वो हमारे पास ही रहेगा, लाहौर हमारे पास रहता तो बहुत कुछ हो जाता, लेकिन लाहौर हम लेने की हिम्मत रखते हैं, आगे चल के बताएंगे। अब हुआ क्या, जरा ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे इसने बंटवारा किया तो इसने क्या कहा कि मैंने भारत को कोलकाता दे रखा है, कोलकाता एक बहुत बड़ा शहर है, तो क्यों ना पाकिस्तान को लाहौर दे दिया जाए। जबकि बहुत लोगों को उस टाइम पे ऐसा लगा था कि भाई उसके अंदर ज्यादातर सिख रहते हैं, हिंदू रहते हैं, और वहां पे देखा जाए इकोनॉमिकली रूप से यानी कामकाज के तरीके से तो बहुत ज्यादा जो पैसा इन्वेस्ट या पैसे का जो लेन देन है वो कहीं ना कहीं सिखों का था, ठीक है, और हिंदुओं का था। और वहां पे शीतला माता का मंदिर हो गया, लाइब्रेरी होगी, हॉस्पिटल हो गए, गुरुद्वारे हो गए, बहुत ज्यादा थे। वहां पे ही मॉडल टाउन था, बहुत सारी चीजें थी। और ये गढ़ था राजा रंजीत सिंह का, जिनसे कोहिनूर हीरा लिया गया था अंग्रेजों द्वारा, ये उनका गढ़ था लाहौर। अब सबको यही लगा था कि ये आएगा भैया भारत में, लेकिन ये इन्होंने दे दिया किसको, पाकिस्तान को, बेबुनियादी तरीके से दे दिया, कोई बुनियाद नहीं, जबकि लाहौर इधर आना था। इनको उस चीज का अंदाजा नहीं था, ये जल्दी से काम खत्म करके जाना चाहते थे। तब तक पाकिस्तान और इंडिया के बीच में दंगे भड़क गए, और 1947 का टाइम जब लाहौर से लगभग 12 करोड़ लोगों को इधर से इधर माइग्रेट होना पड़ा, कुछ लोग इधर गए थे, कुछ लोग इधर गए थे, तो 12 करोड़ लोग इस स्थिति में माइग्रेट हुए, इस स्थिति में एक जगह से दूसरी जगह गए कि बहुत लोगों के तो परिवार बिछड़ गए, लड़कियों के बलात्कार हो गए, बच्चे जो है वो अपने पिता मर गए, मां मर गए, बहुत बुरी हालत हुई थी। तो इसको काला दिन माना जाता है। बहुत सारे रिफ्यूजीज जो है वो इंडिया में आए, मतलब आप पूछिए मत क्या हालात हुए। सिर्फ एक माउंटबेटन किसी बंदे को बुलाया, बोला 5 हफ्ते में कर दे काम, रेडक्लिफ ने कर दिया। उनको बाद में महसूस हुआ कि तुमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। वो 40,000 रुपए लेने भी नहीं आए, उनको खिताब भी दिया गया ब्रिटेन के अंदर। लेकिन वो कुछ समय बाद एक लेखक को बताते हैं कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा, और लगभग 8 करोड़ जनता
पंजाबी और बंगाल की 8 करोड़ जनता मुझे ढूंढ रही होगी। लगभग ऐसा बोला जाता है कि 5 से लेकर 6 लाख लोग मर गए थे, लेकिन ये आंकड़ा तो कुछ और ही है, इससे बहुत कुछ ज्यादा हुआ। तो यहां हुआ भारत का बंटवारा, एक ऐसे इंसान ने भारत का बंटवारा किया जिसको कुछ पता ही नहीं था। तो इस तरह से पाकिस्तान के पास में चला गया लाहौर। अब बात आती है कि भाई पाकिस्तान के पास में कश्मीर कैसे गया। देखिए, जब भारत का बंटवारा हो गया था तो आप सभी को पता है, मैंने बताया कि जनरल थे माउंटबेटन, उनको सब कुछ सौंप के जाना था। तो उन्होंने ये कहा कि भाई भारत में बहुत सारी रियासतें हैं, है ना, जैसे राजा महाराजा हैं, उनकी भाई सब आजाद हो गए तो राजा तो बोलेंगे मैं तो राज करूंगा अपने हिसाब से, कि भारत में बहुत सारी रियासतें हैं, इन्हें भारत के अंदर मिलाओ। ठीक है, लगभग 500 प्लस रियासतें थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका नाम आपने सुना है, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिम्मेदारी दी, भैया तुम या तो मिला लो, नहीं मिलना चाहते तो ठीक है अपने हिसाब से काम करो। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने क्या किया, रियासतें मिला दी। 3 रियासतें थी जो मिलने के लिए तैयार नहीं थी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर। इन्होंने, वो बोलते ना कि अगर घी सीधी उंगली से निकलता तो टेढ़ी उंगली से निकलेगा जरूर। तो भाई साहब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद और जूनागढ़ अपने हिस्से में ले लिए। अब बात हुई यहाँ पे कि भाई थोड़ा सा ना कुछ भी कह लो, जवाहरलाल नेहरू का एक सॉफ्ट कॉर्नर, यानी एक अलग ही प्रेम था जम्मू और कश्मीर से, तो वहां पे थोड़ा सा नहीं चल पाई, नहीं तो ये चला लेते, ये तो हमें पता है ये चला लेते। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां के जो राजा थे वो थे राजा हरि सिंह। ठीक है, अब सुनो, जरा ध्यान से सुनो, रियासतें मिलाने के बाद ना इन्हें एक चीज साइन करनी थी। साइन क्या था, यहाँ ऊपर अपना नाम लिखना था, यहाँ साइन करना था, बाकी चीजें लिखी हुई थी। रियासतों के हिसाब से ये था कि जैसे आप चल रहा है आप चलाते रहो, हम आपको डिफेंस देंगे, आपको संचार यानी कम्युनिकेशन देंगे, यानी आप हमारे हिसाब से भाई बातचीत जो होगा वो डिसीजन हमारा होगा। फॉरेन पॉलिसी मतलब निवेश, ये सब चीजें है ना, उस टाइम पे एक पॉलिसी बनाई गई थी, तो वो हमारी होगी। वो देखो पागल बनाने वाली थी बात थी, थी कि चुप करके तुम आराम से बैठो, ठीक है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से चलेगी, क्योंकि तब तक हमारा भारत का संविधान भी नहीं बना था, ये भी बता देते हैं आपको। रियासतें मिला ली, ठीक है जी, रियासतें मिला ली। इसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन कहा गया। जैसे सपोज करो आप किसी एग्रीमेंट पे साइन करते हो, तो इसको उस टाइम पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन कहा गया था। ठीक है, यहां दिमाग पे जोर देने की जरूरत नहीं है, बंटवारा हो गया, रियासतें मिला ली। सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो रियासतें मिलती नहीं। अब रियासतें मिलती नहीं तो मैडम क्या होता, आपको बता देती हूं कि आप दिल्ली से बिहार जाते तो आप ये कहते जी मैं विदेश घुमाया, है ना, भाई रियासत होती, दिल्ली की रियासत अलग है, बिहार की अलग है। दिल्ली से बिहार जाते तो आप बोलते हैं विदेश घुमाया। ये जो आपको ये 3-4 स्टेट दिखाई देते हैं, जैसे आप राजस्थान गए तो ये एक आपके लिए एक अलग देश होता। भारत में से बहुत छोटे छोटे देश बढ़ जाते और आप वीजा लगाते हर जगह और बोलते मैं तो विदेश घूम के आया। ठीक है, वहीं से ट्रेन जाती, 6 घंटे के अंदर आप पहुंच जाते राजस्थान, 12 घंटे के अंदर आप पहुंच जाते बिहार, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो इस तरह से रियासतें होती, अलग अलग राज्य होते और आप जो है ट्रेनों में जाके बहुत सारे विदेश घूम लेते। तो इकट्ठा करने का काम जो था वो किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, वरना भारत के और भी ज्यादा टुकड़े हो सकते थे। तो अब हुआ क्या आगे, कौन रह गया, जम्मू और कश्मीर रह गया। तो उन्होंने बोला भाई जम्मू और कश्मीर के पीछे कौन पड़ा हुआ था, पाकिस्तान भी पड़ा हुआ था और हम भी चाहते थे किसी तरह से वो आ जाए। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो, इसमें हरि सिंह ने बोला कि भाई इनकी जो सरकार थी वो चली 2 से लेकर 3 महीने ही चल पाई। क्यों? क्योंकि जैसे ज्यादातर राजा होते हैं शिकार पे चले गए, जनता का कुछ लेना देना नहीं, या गोल्फ खेलने चले गए, इस तरह से कुछ ये हुआ करते थे। इनकी जो ज्यादातर जनता थी वो मुस्लिम थी और राजा जो थे हिंदू थे। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत और दूसरी बात है कि वहां पे ना वो क्या कहते हैं, कश्मीर का एक इंसान था जो एक अलग मुद्दा उठा के लेके चल रहा था, वो थे अब्दुल्ला जो थे वो दिल्ली की यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे बढ़िया, बहुत बढ़िया स्पीकर थे। तो ये अपने आप ही ना कश्मीर को आज़ाद करो वाला मुद्दा एक अलग ही चला रहे थे और इनके लोग सुनते भी थे क्योंकि ये पढ़े लिखे थे। लेकिन इनको बहुत अच्छी नौकरी नहीं मिली क्योंकि ये जो थे ये मुसलमानों को बहुत अच्छी नौकरियां नहीं देते थे। अब ये इनको ठेस लग गई, भैया मैं लीडर बनूंगा, मैं अपना अलग से चलाऊंगा। बहुत सारी स्टोरीज इस तरह की सामने हमारे आती है। अब लेना देना क्या है तो आगे बताते हैं। इन्होंने अब्दुल्ला को तो डाल दिया जेल में डाल दिया और ये अपना भैया 2-3 महीने तक। अब अब्दुल्ला कौन है, ये बहुत बड़ी कहानी है। पीओके का और अब्दुल्ला का बहुत बड़ा लेना देना है, जरा ध्यान से सुनिएगा। भैया ये अपना गोल्फ वॉल्फ खेल रहे हैं, अपना शिकार पे जा रहे हैं,
इतना ध्यान दे नहीं रहे थे। उधर से पाकिस्तान ने घुसा दी, उधर से पाकिस्तान ने क्या घुसा दी जी, पाकिस्तान ने श्रीनगर में घुसा दी अपनी आर्मी। अब ये आर्मी एक तरह से ना लोग घुसाए थे और छोटे छोटे श्रीनगर के आसपास कबीले बना लिए थे। कबीले के रूप में आर्मी जो है वो श्रीनगर तक पहुंच गई। ये दौड़े दौड़े आए दिल्ली के अंदर, बहुत छोटी सी आसान भाषा में बता रहे, दिल्ली के अंदर आए और जवाहरलाल नेहरू से बोले भैया हमको बचा लो। जवाहरलाल नेहरू कह रहे जी हो नहीं सकता। क्यों? माउंटबेटन के हिसाब से 15 अगस्त 1947 से पहले पहले अगर कोई आ जाता है तो ठीक है, उसके बाद अगर कोई आएगा तो जनता बताएगी कि जनता बताएगी कि भारत में जाना है, पाकिस्तान में जाना है, अलग रहना है, ये जनता पे छोड़ देते हैं। माउंटबेटन के हिसाब से जो वहां के जनरल थे ये रूल था कि 15 अगस्त 1947 तक 47 तक अगर कोई आ गया तो ठीक है, उसके बाद आएगा तो जनता के हिसाब से चलेगा, राजा के हिसाब से कुछ नहीं चलेगा। वो बोले भैया हमको बचा लो। इनको भी वही फोटोकॉपी थमा दी, यही वाली, ऊपर नाम लिख दिया, यहां सिग्नेचर कर दिए। सेम था कुछ, अगर आप जाके देखोगे गूगल पे कोई बदला हुआ दस्तावेज नहीं था कि हम भी तुमको वही चीज देंगे, कम्युनिकेशन देंगे, डिफेंस देंगे। क्यों? क्योंकि भैया इन्होंने बोला हमको बचा लो, बिना साइन करे हमारी आर्मी नहीं घुस सकती थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया इनका तो एक अलग राज्य लेके बैठ गए थे ना, ये नहीं घुस सकती थी। और इसी में जवाहरलाल नेहरू जी को ऐसा बोला जाता है कि अब्दुल्ला को रिहा करने का मौका मिल गया था। पहले इन्होंने एक तो अब्दुल्ला कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के दोस्त थे। ये अब्दुल्ला जवाहरलाल नेहरू के दोस्त थे। इन्होंने रातों रात इनको रिहा करवा लिया, आर्मी भेज दी। ठीक है, अब बहुत बड़ी बात है, अब्दुल्ला इनके दोस्त थे, आर्मी भेज दी और आर्मी पहुंच गई और पाकिस्तान जो है आर्मी को पीछे हटा दिया। अब जरा यहां पे ध्यान से सुनिएगा, पाकिस्तान आर्मी ने कहा जी अगर आप कहो तो लाहौर भी ले आते हैं, कब्जा कर लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने कहा रुको। और आपको बता दे कि जो आर्मी गई थी इसकी भी देन सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और ऐसा बोला जाता है कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो पीओके ना होता, आज पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं होता, पीओके तो होता ही नहीं और लाहौर भी हमारे पास में होता। अब आर्मी के चीफ बोले कि भैया ले कूद जाए। अब इन्होंने बोला नहीं। और बता दें कि उस टाइम पे सिख रेजिमेंट जो था, जब हमारा देश आजाद हुआ था सबसे पहले जो आर्मी गई थी उसमें सिख रेजिमेंट गए थे लड़ने के लिए। ठीक है, अपने विमान उड़ा दिए। अब बोले कि भैया हम तो कब्जा कर लेते हैं। अब जवाहरलाल नेहरू ने बोले नहीं, उनको ना अपनी छवि हमेशा ना पूरे वर्ल्ड के संसार के सामने अच्छी रखनी, तो इसलिए वो बेचारे यूएनओ पहुंच गए। और यूएनओ पहुंचने के बाद उन्होंने बोला कि भैया ऐसे ऐसे बात है, सलटवा लो। अब एक चीज बता दो यार, दो घरों में लड़ाई हो रही है, पड़ोसी को बुलाना जरूरी है क्या? हालांकि कुछ लोग बोलते हैं कि भाई सही था यूएनओ में जाना, और कुछ लोग बोलते हैं कि अगर ऐसे मतलब सपोज करो कि जैसे ये यूएनओ में गए, इस तरह से अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इसी तरह से सोचते तो जूनागढ़ और हैदराबाद हमारे पास ना होता, है ना। तो अगर ये यूएनओ ना जाते तो पीओके बनता ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये यूएनओ गए, यूएनओ ने कहा कि यूएनओ ने युद्ध विराम कर दिया। युद्ध विराम क्या कर दिया? इन्होंने बोल दिया, यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र ने ये बोल दिया कि भैया देखो, ये ध्यान से सुनना, ये आपका LOC है, यहाँ पे पाक की आर्मी रुक गई और यहाँ पे इंडिया की आर्मी रुक गई। 2/3 एक हिस्सा इधर चला गया, 2/3 हिस्सा इधर चला गया और ये बन गया पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। बहुत आसान भाषा में किसकी वजह से बना? जवाहरलाल नेहरू की वजह से ये POK बन गया और यहां युद्ध विराम हो गया। और ये जो लाइन खिंची इन दोनों के बीच में, इसी को हम लोग LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। ये एक वो जिसमें हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान और इंडिया का, और एक वो जहां पे कश्मीर का बंटवारा हो गया, LOC। और जो हिस्सा पाकिस्तान के पास गया उसको हमने बोला POK। अब ये POK बन गया। भारत का संविधान उस टाइम बन ही रहा था, तो इन्होंने काम धाम संभालने के लिए PM बना दिया जम्मू और कश्मीर का। किसको? अब्दुल्ला को। किसको PM बना दिया? अब्दुल्ला को बना दिया। शेख अब्दुल्ला इनका नाम था। और शेख अब्दुल्ला कौन थे? शेख अब्दुल्ला जो थे वो ऐसा बोला जाता है जवाहरलाल नेहरू के बहुत अच्छे मित्र थे। और ये वही शेख अब्दुल्ला है जिनकी
पीढ़ी दर पीढ़ी कश्मीर पे राज करती रही है शेख अब्दुल्ला, उनके बाद उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला, उनके बाद ओमर अब्दुल्ला। शायद आज की जनरेशन ओमर अब्दुल्ला को बहुत अच्छे से जानती होगी। तो फिर अब्दुल्लाओं का राज चलता रहा। अब आगे चलते एक बार, ठीक है। आज भी हमारी जो इंडियन आर्मी है वो बोलती है कि हम रेडी है पीओके लेने के लिए, एक बार गवर्नमेंट हमारी बोले तो, ठीक है। देखिए, अगर यूएनओ में मुद्दा जाता तो शायद धारा 370 भी नहीं हटती। अगर यूएनओ में दोबारा से मुद्दा चला जाता धारा 370 भी नहीं हटती। वो तो हमने जाने नहीं दिया किसी तरह से। अब आगे बढ़ते हैं। अब भैया ये पूरा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हो गया। अब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में दिक्कत क्या है कि उन्होंने कुछ हिस्सा चाइना को भी दे रखा है। अब इसमें बहुत बड़ी बात है, अमेरिका को भी दे रखा है। अगर हम लोग पीओके लेंगे तो फिर जो चाइना को इन्होंने कुछ टेरिटरी दे रखी है अपनी, उसका क्या होगा, या कुछ हिस्सा जो अमेरिका को दे रखा है क्या होगा। इस मतलब बहुत बड़ी समस्या की बात है। अगर हम लोग अटैक करते हैं तो फिर किस हिसाब से ये चीजें हमें मिलेगी, ये बहुत बड़ी समस्या की बात है हमारे लिए। अब सबसे बड़ी बात, जब हमारा संविधान बन रहा था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, अब पीएम जो थे जम्मू और कश्मीर के पीएम बनाए गए अब्दुल्ला कौन, जो जवाहरलाल नेहरू के दोस्त थे। तो जब हमारा संविधान बन रहा था तो उनको भी बुलाया गया। तो जब उनको बुलाया गया तो उसके अंदर कश्मीर का एक आर्टिकल ऐड किया, आर्टिकल नंबर 370। अब ऐसा बोलता है कि दोस्ती के खातिर उनको कश्मीर दे दिया था। अगर भाई एक राष्ट्र, एक पीएम, एक झंडा, यही तो होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, ये बात सच है यार, दोस्ती के खातिर उनको दे दिया, धारा 370 लिया है। उधर अलग रूल चल रहा है, इधर अलग रूल चल रहा है, उधर अलग नियम है, इधर अलग नियम है। क्या चल रहा है ये? तो ऐसा बोला जाता है इन दोनों की देखो दोस्ती के खातिर पाकिस्तान और हिंदुस्तान, ठीक है, की बात तो छोड़ो, वो तो मैंने तुम्हें बता ही दिया। कश्मीर और इंडिया ने बहुत सरवाइव किया है। जो अभी आपने एक मूवी देखी थी कश्मीरी फाइल्स, वो इन दोनों की कहीं ना कहीं देन मान लो या कुछ भी मान लो, कश्मीर फाइल्स मान लो, या फिर बहुत कुछ जो आप कश्मीर में देखते हो, आतंकवाद जो बढ़ा, अगर पीओके ना होता या पीओके ले लिया जाता, या उस टाइम पे शायद सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के पीएम जवाहरलाल नेहरू बने, वो इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि उनकी तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा खराब रहती थी। उसके बाद कुछ टाइम बाद उनकी मृत्यु भी हो गई थी। उनके डिसीजन बहुत अच्छे थे, लेकिन हाँ, नेहरू जी का सबसे पहला गलत डिसीजन था यूएनओ में जाना। दूसरा सबसे बड़ा डिसीजन था पीओके को देना, मतलब पाकिस्तान को कुछ कश्मीर का हिस्सा देना। और तीसरी सबसे बड़ी गलती थी 370। ये बहुत बड़ी 3 गलतियां थी जो जवाहरलाल नेहरू ने की थी अपने उस टाइम के लाइफ में। और कुछ लोग शायद इस बात से सहमत भी ना हो, कुछ लोग सहमत हो। बहुत बड़ी बड़ी स्टोरी है, तो मैंने बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश की। चाइना और पाकिस्तान एक वायरस बना रहा है, इसके ऊपर जब मैंने वीडियो बनाई थी तो कम्युनिटी स्ट्राइक आ गई थी पाकिस्तान की तरफ से, जिससे मैं 7 दिन से लाइव भी नहीं ले पाई थी क्लासेस। तो एक पूरा मुद्दा था जो मैंने थोड़ी सी आसान भाषा में समझाने की कोशिश की पीओके को। अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, और मुझे जरूर बताना कि ये पीओके किसकी गलती की वजह से यहाँ पे गया, और उस टाइम पीएम अगर कौन होता तो क्या होता। आपकी क्या राय है कमेंट में कि यूएनओ क्या जवाहरलाल नेहरू को जाना चाहिए था, क्या पीओके देना चाहिए था, और मतलब धारा 370 यानी आर्टिकल 370 लाना चाहिए था कि नहीं लाना चाहिए था। क्या दोस्ती की खातिर वाकई में ही जवाहरलाल नेहरू ने ये सब कुछ चीज दे दिया? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।